वक्त दें रक्त दें का नारा बुलंद करने वाले रक्त नायक अशोक नायक ने कोरोना काल में बढ़ी मुश्किलों के बीच अब प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। इसके साथ ही खून की खरीद फरोख्त को लेकर भी नायक को गुस्सा आता है। आइए जानते हैं खून वाले भैया की ये कहानी। चेहरे पर रक्तदान की चमक और लाल रंग का कोट पहने ये युवा ब्लड कॉल सेंटर के जरिए पूरे देश में जरूरतमंदों तक खून पहुंचाने का बीड़ा उठाए हुए हैं। अब जब जिंदगी का संघर्ष बढ़ गया है, तब इन्होंने अस्पतालों में हो रही खून की खरीद फरोख्त को तत्काल प्रभाव से रोकने की मांग की है और लगाई है सरकार से गुहार कि अब तो सुने मामा जी की सरकार। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ठेले वालों की बात हो गई, रेहड़ी वालों की बात हो गई, चाय वाले भैया की बात हो गई। आज हम एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में आपकी मुलाकात कराएंगे खून वाले भैया से। जी हाँ, इनके इस लाल रंग के कोट को देखकर आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि इन्हें न केवल लाल रंग से प्रेम है, बल्कि लोगों के लिए ये रक्तदाता बनकर, रक्त नायक बनकर भी उभरे हैं और समाज में एक ऐसा किरदार उकेर रहे हैं जो कि आने वाली कई पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले ब्लड कॉल सेंटर की शुरुआत करने वाले अशोक नायक की, जिनकी ज़िंदगी का संघर्ष इतना ज़्यादा गहरा है कि उसकी कहानी सुनकर आप भी कहीं ना कहीं भावुक हो जाएंगे। कपड़े सिलते सिलते अपने माता पिता के साथ उनके काम में हाथ बटाते बटाते अशोक नायक की आंखों में न जाने कब वो सपना आ गया और उन्होंने शुरुआत कर दी ब्लड कॉल सेंटर की औपचारिक तौर पर। आज ये ब्लड कॉल सेंटर न केवल इंदौर बल्कि पूरे मध्य भारत में अपनी एक अलग नेटवर्क के लिए जाना पहचाना जाता है और इसी के साथ साथ वो हर वो ज़रूरतमंद को रक्त पहुंचाना चाहते हैं और अपने ज़िंदगी का असल मकसद भी इसी समाज सेवा के काम को वो बनाना चाहते हैं। किस तरह से किन बातों पर उन्हें गुस्सा आता है, सरकार से आखिर क्या दरकार है और उनके दिल में क्या है, मन में क्या है, क्या उन्हें भी जो है आने वाले कल में कभी रूपहले पर्दे पर जाने की ख्वाहिश है या फिर सलमान खान के वो फ़ैन बनकर यूं ही पूरे शहर में घुमा करते हैं। सीधी बात करते हैं अशोक नायक से। अशोक जी, सबसे पहले तो ये लाल रंग से प्रेम कब उभरा और माता पिता जो कि बहुत संघर्षशील ज़िंदगी जी रहे थे, उनके संघर्षों में हाथ बटाते बटाते, कपड़े सिलते सिलते कब आपने जो है लोगों तक ये लाल रंग, ये खून पहुंचाने का जो है जिम्मा और ये बीड़ा उठा लिया? पहले तो एमपी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा इस ब्लड कॉल सेंटर के लिए तत्पर रहती हैं और जनता तक पहुंचाने के लिए आप तत्पर खड़े रहते हैं। सोशल जो भी कोई काम करता है उनको पहले आप बुलाते हैं। जिस तरह से ये संघर्ष रहा कि कैसे मैंने शुरुआत की, क्या दिक्कतें थी। देखिए 2007 में मेरे नाना जी को हार्ट पेशेंट थे वो, और एमवाई जाना आना मेरा लगा रहता था। लूना गाड़ी से मैं उनको ले जाता था। पहली बार एक महिला को देखा मैंने और ब्लड डोनेशन किया। उसके बाद लगातार मैंने जैसे मामाओं को बताया कि यार ब्लड दे के आया हूँ, अच्छा लगा। उनने बोल दिया मैं चलूँगा, फिर किसी और को बोला। तो मैंने लोगों की गाड़ियाँ मांग के, लोगों की गालियाँ सुन के, पता नहीं क्या एक जुनून था। और फिर मेरे पास केस ऐसे आते थे कि छोटे से बच्चे को कैंसर हो गया, तो मैंने कभी कभी तो ये दुआ करता था कि भगवान ये बच्चे को ठीक कर दे, भले ही मेरे को कुछ हो जाए। मैंने ऐसी दुआ लोगों मतलब भगवान से मांगी। तो मुझे बड़ा ऐसा लगता था और ये लगता था कि ब्लड एक ऐसी चीज़ जो बनाई नहीं जा सकती, और इसके लिए कोई 2010 की बात करें, हम 2007 की बात करें तो बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव लेकर लोगों की मौत होती। आज भी मेरे पास उसकी खबरें हैं। तो जब ऐसा कुछ देखा तो बस लगातार मैं अपने सिलाई करता और सिलाई करके घर वाले भी परेशान कि थोड़ी सी शर्ट बनाई और फिर भाग जाता था, थोड़ा कुछ काम किया फिर भाग जाता था। लेकिन धीरे धीरे घर वालों को लगा कि यार ये कोई अच्छा काम कर रहा है, तो फिर उनने डांटना मुझे बंद किया और उनने बोला अब तू तेरे को जो लगता है कर, तू अच्छा काम कर रहा है। फिर लोग परेशान करने लगे, अड़ोसी पड़ोसी की तुम्हारा छोरा काम नहीं करता, भटकते रहता दिन भर। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए नेक नीति और नेक नियत से जो काम मैंने किया था, आज उसका फल मुझे मिला है कि जो भारत का पहला निःशुल्क ब्लड कॉल सेंटर हमने आप लोगों के माध्यम से 2012 में स्टार्ट किया और आज लाखों लोग इस सेंटर से जुड़े हुए हैं। अशोक जी, क्या लगता है जिस तरह से ये जो दुनिया है, रक्तदाताओं का जो एक सफ़रनामा है, इसमें कई बदनुमा रंग भी नज़र आते हैं। आमतौर पर देखने में आता है कि अस्पतालों में खून की खरीद फरोख्त भी होती है। क्या कभी ऐसी कोई समस्या से दो चार आपको भी होना पड़ा? और इस तरह के जो वाक़ये जो दिन ब दिन खुलकर सामने आते हैं, क्या इसे लेकर कोई गुस्सा है आपकी आंखों में? क्या कोई सरकार से मांग है? मेरे को बहुत गुस्सा इतना आता है कि अगर मैं कुछ पावर या कुछ मेरे साथ, क्योंकि देखिए मैं तो छोटे से परिवार और छोटे से घर से हूँ, बहुत गुस्सा आता है मुझे। खून एक ऐसी चीज़ है जो बनाई नहीं जा सकती, उसको बेचने का किसी भी दुनिया के किसी भी आदमी को ना हो, ना है, ना अशोक नायक को है, ना किसी हॉस्पिटल को है। लेकिन जब खबरें में सुनता हूँ कि हॉस्पिटल वाले
ब्लड जांच के नाम पर और ब्लड एक्सचेंज के नाम पर पैसे ले रहे हैं, तो सही बात है, मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि बहुत पैसे ले रहे हैं, 4,000 5,000 रुपये लेते हैं। आज उस पेशेंट से पूछे कि जिसके पास 500 रुपये नहीं इलाज कराने के लिए, वो 5,000 रुपये 4,000 रुपये कहाँ से देगा। तो मेरा युवाओं से निवेदन है कि दोस्तों ब्लड कैंप में ब्लड ना दें, ज़रूरतमंद का फ़ोन आए आप तुरंत ब्लड देने जाएं, क्योंकि आज देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल चल रहे हैं इस ब्लड के कारण। आज उनके पास कोई कुछ नहीं, सिर्फ ब्लड डोनेशन हो रहा है, ब्लड ला रहे हैं इधर उधर से और उसको सीधे तौर पे बेच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन को भी देखना चाहिए, और इसकी गाइडलाइन ही नहीं बेचने की, आप कैसे बेच सकते हैं। लेकिन उसको बिना कागज़ पे लिख के आपको लिख के नहीं देंगे कि हमने आपसे इतने पैसे लिए, तो बहुत गलत तरीका है। हमको इसलिए गुस्सा आता है कि हम लोगों की 12 साल से निस्वार्थ निःशुल्क रात दिन कोरोना काल में आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी यूनिट ब्लड डोनेशन कराया, रेगुलर हम ब्लड डोनेशन करते रहे। उसके बाद अगर ऐसी खबरें आती कि प्लाज्मा बिक रहा है, अभी एक खबर पढ़ी भी थी मैंने, तो ये बहुत गलत तरीका है। अगर मैं जिस दिन ऊपर वाले ने चाहा, माँ काली ने चाहा कि मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ इस कॉल सेंटर के लिए, तो सबसे पहले ब्लड बेचना बंद कराऊंगा। क्या लगता है अशोक जी, ये कोरोना संक्रमण काल ने लोगों की ज़िंदगियां बदल कर रख दी। आप तो वैसे ही संघर्षशील ज़िंदगी जी रहे थे और इस संघर्ष को और दोगुना कर दिया इस कोरोना काल ने। आपके क्या कोई अवरोध बना ये कोरोना संक्रमण? और जब चुनौतीपूर्ण हालात थे, शहर में भय का माहौल था, लॉकडाउन थी तमाम ज़िंदगियाँ, तब भी जो है आपका ब्लड कॉल सेंटर चल रहा था, रोज़ाना आप 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को ब्लड पहुँचा रहे थे। क्या कोई मन में ख्याल आया इस चुनौती, इसी कठिनाई के अनुभव को कैसे साझा करें? देखिए, ये पूरे देश के लिए एक चुनौती थी और कहीं ना कहीं हमें अपने काम को पब्लिक तक पहुंचाना था, क्योंकि मैंने शुरू से कहा कि जब थैलेसीमिया बच्चे, कैंसर के पेशेंट को ब्लड लगता तो परेशान होते, उसमें मृत्यु भी हो सकती है। कोरोना तो उन्हें बाद में मारेगा, ब्लड की कमी से वो मर जाएंगे। तो हम नहीं चाहते थे कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसकी वजह से किसी इंदौर शहर में, माँ अहिल्या की नगरी में एक भी मौत हो। तो रेगुलर हमने काम किया। उस बीच में मेरी भी तबीयत ख़राब हुई, सांस लेने में दिक्कत, मैंने आप लोगों को सबको बताया भी था, और मैंने खुद को क्वारंटाइन करते हुए रोज़ ऑफिस जाता था और काम किया घर से दूर रहकर। लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि जिस दिन हमने काम नहीं किया, क्योंकि हमारे मन में एक ही चीज़ है कि हमारी वजह से और हमारे काम की वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो। हमारे पास आने वाला ज़रूरतमंद वाकई में ज़रूरतमंद अगर है तो उसको ब्लड मिलना चाहिए, नहीं तो कॉल तो 100-200 डेली आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो खुद देना नहीं चाहते, तो हम चाहते हैं कि वाकई में ज़रूरतमंद हो उसको हम ब्लड देने का पूरा प्रयास करके उसको ब्लड दिलवाते हैं। अच्छा, संघर्ष की दास्तां होगी, आजीविका कैसे चलती है? क्योंकि जिस तरह से आपको देखा जाता है, आप सलमान खान के बहुत बड़े फ़ैन के तौर पर भी शहर में जाने पहचाने जाते हैं। किस तरह से आपको लगता है कि 2 वक्त की रोटी का जो इंतज़ाम है, ये समाज सेवा की डगर पर जो है चलकर भी हो जाता है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि सलमान खान एक अलग कॉन्सेप्ट है। बस ये है कि मैं तो अपने काम को ज़्यादा तजुर्बा देता हूँ। सलमान खान ने मुझे बुलाया और उनने अपने ब्रांड को हमसे प्रमोट कराया, बाकी उनने कुछ दिया नहीं हमें। लेकिन घर की जो दास्तां हैं, कल भी मेरे घर वाले सिलाई करते थे, आज भी मेरे घर वाले सिलाई करते हैं। मेरे 2 छोटे बेटे हैं जो वाइफ संभालती है, और मम्मी पापा आज भी शर्ट बनाते। कोई भी मेरे घर जाके देख सकता है, सुबह से लेकर रात तक 10 बजे तक वो सिलाई करते हो। सिलाई करके वो अपने घर का खर्चा चलाते हैं। मेरे से पैसे थोड़े बहुत कभी ज़रूरत पड़ती तो लेते हैं, वरना वो अपने ही काम को अंजाम देते हैं। उल्टा मेरे खर्चे पे वो मुझे पैसा देते हैं। ये तो ऊपर वाले की दास्तां कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले, क्योंकि ऊपर वाला भी शायद मुझसे ये चाहता था कि मैं काम करूं, और आज तो उस काम को मैंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि सुबह उठना और बस ऑफिस पहुंचना। जिस तरह से मैं कपड़े जूते लाल पहनता हूं, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि अब मैं पूरा ब्लड में हो गया हूं। ऐसे क्या कहना चाहिए, क्या तमन्ना है? आखिर कौन सी मंजिल है जिसको छूना है, जिसको पाना है? वो कौन सी राह है जिसे जो है आपको हासिल करना है? आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य एक ही है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ, जब तक मैं ज़िंदा हूँ निस्वार्थ करूँगा, और इस काम के ज़रिए मेरा परिवार, मेरे बच्चे, सब कोई तकलीफ़ ना हो। सबसे बड़ी मेरा मंजिल यही है कि ज़िंदगी भर कभी अस्पताल में हमें पैसा ना देना पड़े, हमारे परिवार, हमारे मम्मी पापा को कभी तकलीफ़ ना हो, और कोई लालसा नहीं। 2 रोटी, बड़ा जितना करोड़पति आदमी वो भी 2 रोटी खाता हो, चैन से नहीं सो पाता। मैं जितनी चैन से सोता हूँ, मेरे को लगता कोई सोता नहीं होगा। तो मेरा मेन मकसद मेरा परिवार खुश रहे, और मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे इन 2 ज़मीन वाले देखे ना देखें, ऊपर वाले को मेरा काम दिखना चाहिए।
मेरा मेन मकसद बस यही है कि मैं निस्वार्थ तरीके से हमेशा काम करता रहूँ, मेरा परिवार सुखी रहे। अच्छा, सरकार से क्या चाहते हो? क्योंकि जब भी कोई काम अच्छा होता है, नेकी के लिए प्रयास होते हैं, प्रयास इरादे अगर बुलंद होते हैं तो सरकार की मदद की दरकार तो होती है। क्या आपको भी लगता है कि सरकार को आगे आना चाहिए, आप जैसे नौजवान का हौसला अफजाई करनी चाहिए और जो शुरुआत आपने की है उसे उसकी सही मंजिल तक पहुँचाना चाहिए? आगाज़ आपने किया है, अंजाम भी जो है बेहतरीन सरकार के जरिए होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। मैं सरकार का ऐसा कोई मंत्री नहीं है जिससे नहीं मिला हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से 15 बार मिल चुका हूँ। मैंने अक्सर ये देखा है कि सरकार भी उन लोगों को ज़्यादा मदद करती है जो बहुत हाईलाइट होते हैं, जिनसे इनको प्रचार मिलता है। हम जैसे लोग, जब भारत का पहला कॉल सेंटर समाज और देश के लिए गौरवान्वित वाली बात है, जिसको इतने सारे अवार्ड है, मेरे ऑफिस में रखने की जगह नहीं है। उसके बाद अगर सरकार को हम बार बार ये पूछ करें कि भाई हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं जो सरकार का जो मुझे नहीं जानता होगा लेकिन कोई मदद करने को आगे नहीं आते हैं। ये लाखों करोड़ों रुपये के होर्डिंग लगाते हैं, अगर वो कुछ परसेंट भी इस कॉल सेंटर को देना तो ये भारत का पहला कॉल सेंटर, भारत का सबसे बड़ा कॉल सेंटर बन सकता है। और मैं तो कहता हूँ सरकार ले ले इसको, सरकार ही इसको चलाए, मैं इसको मैनेज कर लूँगा, फ्री में, कोई सैलरी नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन उसको आए तो आगे। तो मेरा निवेदन है सरकार के जो भी लोग मेरे को देख रहे हैं, मंत्री या विधायक जो भी देख रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आपने ब्लड के लिए तो कई सारे विधायकों के फ़ोन आते हैं, मंत्री जी के नाम पे फ़ोन आते हैं, हम ब्लड भी कराते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत को भी समझें कि हम ब्लड अरेंज कैसे कराते हैं, वहाँ क्या हमारे लेडलाइन अगर बंद हो जाती है तो हम कैसे उसकी बिल की व्यवस्था करते हैं, लोगों से कैसे भीख मांगते हैं, वो भी आप देखें। और इस चीज़ को आप सब कुछ कर सकते हैं, आप एक फ़ोन पे कुछ भी बदल सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि ज़रूर देखें। और गंगवाल बस स्टैंड पर हमारा ऑफिस है, आप कभी भी आके उसको चेक करें कि हम कैसे काम करते हैं। तो मामा से कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि मामा के बारे में सुना है कि वो भांजियों के साथ साथ भांजों की भी सुनते हैं, तो उम्मीद है मामा की सरकार सुनेगी। देखिए, मामा जी से मैं 10 बार से ज़्यादा मिल चुका हूँ और पर्सनली मिल चुका हूँ। मामा जी ने हर बार मुझे कहा है कि चलिए करते हैं, लेकिन मेरा आज फिर निवेदन है कि कोरोना काल में इस कॉल सेंटर ने वही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो डॉक्टरों ने निभाई, जो प्रशासन ने निभाई, नगर निगम ने निभाई, वही भूमिका इस ब्लड कॉल सेंटर ने भी निभाई है। तो आप इस पे ध्यान दें, इसको देखें और कैसे आप संचालित कर सकें, क्योंकि आपने किसान कॉल सेंटर डाल रखे, बहुत सारी चीज़ें आपने डाल रखी, तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कभी बनी है ना बनेगी। अगर इसको आप थोड़ा सा पुश कर देंगे तो शायद ये इंटरनेशनल मदद लोगों की कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहा जा सकता है कि जब जिंदगी में भय का माहौल था, जिंदगियां लॉकडाउन थी, लोग डर के साए में जी रहे थे, कोरोना के बढ़ते आंकड़े हर किसी को डरा रहे थे, तब भी ये नौजवान इसी तरह से डटे हुए थे, भारत के पहले कॉल सेंटर का झंडा बुलंद कर रहे थे, ज़रूरतमंदों तक खून पहुंचा रहे थे और लगातार मामा की सरकार से गुहार भी लगा रहे थे कि अब तो सुन लो मामा, क्योंकि आपकी सरकार है जो कि भांजे भांजियों की ही पूरी तरह से देखभाल करती है। और यदि निगाहें सरकार की इनके कॉल सेंटर पर पड़ गई तो ज़रूर आने वाले कल में एक मिसाल इंदौर के इस सरजमी से ये खून वाले भैया पेश कर सकते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार के कानों तक ये ज़रूरी आवाज़ भी पहुंचेगी और जिम्मेदार ज़रूर इस होनहार का हौसला बढ़ाने के लिए आने वाले कल में आगे आएंगे। फिलहाल MP न्यूज़ के इस स्पेशल सेगमेंट में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।